आज सुदर्शन एक्सक्लूसिव में हिंदुओं के उस घाव में मरहम लगाने वाली इस खबर की बात हम करेंगे। कैराना से हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर करने वाला जिहादी अपराधी फुरकान मारा जा चुका है। शामली में बुधवार दोपहर दिन दहाड़े मुठभेड़ हुई। 1 लाख का इनामी बदमाश मोहम्मद फुरकान यूपी पुलिस ने मार गिराया। उसने पुलिस को देखते हुए कार्बाइन और पिस्टल से करीब 5 राउंड ताबड़तोड़ फायरिंग की। कुछ रिपोर्ट्स तो कहने की करीब 1 घंटे तक उसने पुलिस के ऊपर फायरिंग की, झाड़ियों में छिपकर। मुठभेड़ में एक सिपाही के पेट में भी गोली लगी। इसके बाद पुलिस टीम ने खुद को बचाते हुए जवाब दिया। फुरकान को गोली लगी, वो वहीं ऑन द स्पॉट गिर गया। फुरकान और सिपाही को तत्काल अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने बदमाश को यानी इस पेशेवर अपराधी को मृत घोषित किया गया। सिपाही को मेरठ रेफर करना पड़ा। फुरकान 4 साल से फरार चल रहा था। 12 साल पहले उसने शामली के ही कैराना के बीच में बाजार व्यापारी नेता विनोद सिंघल की गोली मारकर हत्या की थी। उस दौरान 2014 के आसपास आपने देखा होगा शामली में किस प्रकार का पलायन का दंश हिंदुओं ने झेला। बाकायदा दीवारों पर लिख गया वहां पर पलायन की बात। हमने देखा किस प्रकार से व्यापारियों को छोड़ना पड़ा पूरा कैराना, और वो दंश लोग आज भी झेल रहे थे। लेकिन फाइनली 1 लाख का ये इनामी फुरकान जब हिंदुओं को पलायन करने के लिए इसने मजबूर किया था, तब उसको नहीं पता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार बनेगी और योगी की पुलिस उसको 72 हुरों के पास भेजेगी। बता आपको ये दें, उस पर लूट, हत्या, रंगदारी 30 केस दर्ज थे। फुरकान 50 साल के आसपास का था। मुकीम काला गैंग का एक सक्रिय एक्टिव था। 2016 में कैराना में 3 व्यापारियों की हत्या इसने की थी। तमाम हिंदू परिवार पलायन कर गए थे इसके डर की वजह से। जिस थाने पे जाता था वहां पैर रखता था वो जमीन इसकी हो जाती थी, एरिया में जमीन उसकी हो जाती थी। ये सिचुएशन थी उसकी उस समय। क्या चरम पर था अपराध। पुलिस के मुताबिक यह मुठभेड़ दोपहर 3 बजे के आसपास जिला मुख्यालय से करीब 16 किलोमीटर दूर झंझाना क्षेत्र के गांव रंगाना के जंगलों में हुई। कोर्ट से एक मामले में उसे 10 साल की सजा हो चुकी थी, लेकिन हाईकोर्ट से जमानत पर वो बाहर था और धीरे धीरे फिर से पांव पसारने लगा था। उसको उम्मीद थी कि उसके मनपसंद की सरकार आ जाएगी, चुनाव आने वाला तो फिर से जो है अपना सेटअप लगा लिया जाए। लेकिन उसको पता नहीं था कि यूपी पुलिस काल बनकर उसका इंतजार कर रही थी। उसके पास से 9 mm की कार्बाइन, 9 mm की पिस्टल, 20 से अधिक जिंदा कारतूस, कई खोखे और बिना नंबर प्लेट की बाइक बरामद हुई है। मुठभेड़ के दौरान उसने पुलिस पर 5-6 राउंड फायरिंग की। अभी हमने आपको बताया। दावा है कि वो किसी वारदात को अंजाम देने या साजिश के लिए एक बार फिर से वहां एक्टिव नजर आ रहा था। बता आपको ये दें कि इस पर पुलिस कप्तान का बयान आया। एसपी ने बताया इस एनकाउंटर के बारे में। 2014 में फुरकान मुकीम काला गैंग से जुड़ा था। मुकीम काला पहले ही ढेर हो गया है, ये भी आपको बता दें। इस गैंग ने कैराना में कहर बरपाया था। 10 दिन के अंदर रंगदारी मांगने के लिए 3 व्यापारियों की हत्या करवा दी गई थी। जंगल राज चरम पर था। 2012 से 17 के बीच बहुत ज्यादा कैराना से पलायन शुरू हुआ था। मुख्यमंत्री योगी सत्ता में आए 2017 में, और उन्होंने आते आते जो ऑपरेशन ऑल आउट शुरू किया उसमें से ये बचकर फरार हो गया था। ये दिल्ली में छुपा हुआ था किसी मस्जिद में, ऐसी सूचनाएं मिली हुई है। कई मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही हैं, सोशल मीडिया पर तमाम बातें इसको लेकर लिखी जा रही हैं। उन्हें ये पता था कि फिर से जो है वो एक्टिव होगा, पुलिस को पता था। जैसे ही वहां पर पुलिस की टीम उसके लिए फील्डिंग लगाती है, वो जो है दबोच लिया जाता है, उसको गोली मार दी जाती है। बता आपको यह कि फुरकान के परिवार में उसकी पत्नी रेशमा के अलावा 4 बच्चे हैं। इनमें 3 बेटे हैं और एक बेटी है। बेटी की शादी हो चुकी है, बड़े बेटे का नाम खफील है। ये जानकारियां इसके बारे में हैं जो इतने जरूरी नहीं है। जरूरी है इसका आपराधिक इतिहास। हिंदुओं के पलायन की बात बहुत जरूरी है, क्योंकि आज भी वो दंश लोग झेल रहे हैं जिन्होंने पलायन किया। फुरकान ने अगस्त 2014 में कैराना नगर के मुख्य चौक बाजार में दिन दहाड़े व्यापारी नेता विनोद सिंघल की रंगदारी न देने पर गोली मारकर हत्या कर दी थी। विनोद उस वक्त अपनी किराना की दुकान पर बैठे थे। उसके बाद फुरकान जेल चला गया। करीब 6 महीने जेल में रहने के बाद जमानत पर बाहर आया। फिर फुरकान ने कोल्ड ड्रिंक एजेंसी के संचालक ईश्वरचंद उर्फ बिल्लू की दुकान पर पहुंचकर रंगदारी मांगी। पैसे ना देने पर उसे भी धमकाया गया। ऐसे नहीं 1 लाख का इनाम इसके ऊपर था। पलायन करके वो परिवार पानीपत में जाकर बसा। उसी दौरान गैंग लीडर मुकीम काला ने
कैराना के व्यापारी राजेंद्र और शिव कुमार की रंगदारी न देने पर गोली मारकर हत्या की। इसके बाद शामली के व्यापारियों ने आंदोलन भी किया था। बाजार बंद हुए, बदमाशों की गिरफ्तारी की मांग की गई, लेकिन सरकार ने नहीं सुनी। मुकीम काला 14 मई 2021 को चित्रकूट जेल में हुई एक गैंगवार में मारा गया था। ये भी आपको बता दें। हिंदुओं की पलायन की सबसे पहली बात 30 मई 2016 को सामने आई थी, जिसको तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने नजरअंदाज किया, इग्नोर किया। तमाम वो सेकुलर दल शांत बैठे थे जब हिंदू वहां से पलायन करने को मजबूर था। कैराना से तत्कालीन भाजपा सांसद हुकुम सिंह ने 346 हिंदुओं की एक सूची भी जारी की थी, याद होगा आपको। उनका दावा था कि 2014 से 2016 के बीच में मुसलमानों ने किस प्रकार से परेशान किया। विशेष तौर पर ये समुदाय विशेष के जो अपराधी रंगदारी मांगने वाले लोग थे, और उसी की वजह से हिंदू परिवार पलायन करने को मजबूर हुआ। पुलिस जांच में कई बार ये चीजें सामने आई कि स्थानीय गैंगस्टर मुकीम काला, मोहम्मद फुरकान और उसके गैंग के अपराधियों के आतंक से कैराना खाली हुआ, हिंदुओं का पलायन हुआ। तत्कालीन डीजीपी ने फुरकान पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया, बाद में बढ़ाकर 1 लाख किया गया। आज हम एक एक चीज के बारे में आपको बताएंगे, आपको समझाएंगे, बताएंगे किस प्रकार से ये पुलिस में भी रौब जमाता था, कैसा अखिलेश यादव के कार्यकाल में थाने की जमीन मुसलमानों ने हड़प ली थी। उस समय वो मंजर कैसा था जब डीएम के आश्वासन के बावजूद भी हिंदू वहां रहने के लिए तैयार नहीं हुए थे। ये डर हो गया था लोगों में। फिर योगी सरकार, मुकीम काला मारा गया, इस गैंग का उस्ताद था, और इसी संघर्ष में कांस्टेबल अंकित तोमर वीरगति को प्राप्त हुए। इंस्पेक्टर भागवत गुर्जर को उंगलियां तक कटवानी पड़ी, लेकिन इस गैंग का टॉप सरगना फुरकान लंबे समय से बचता फिर रहा था। लेकिन जैसे ही उसको लगा कि चुनाव नजदीक है, हो सकता है हमारे मनपसंद सरकार आ जाए, वो फिर से अपना सेटअप लगाने लगा, और इस प्रकार से पुलिस ने उसको ढेर कर दिया। हिंदुओं के लिए नर्क बन चुका एक समय पर फुरकान अब मारा गया है। इन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले पुलिस की प्रतिक्रिया आपको दिखाएंगे। आज दोपहर में 12 बजे एक सूचना प्राप्त हुई हमारे एसएचओ खजाना बीरेंद्र कशाना जी को कि एक कुख्यात अपराधी जनपद का हमारे है फुरकान सनाफ फहमुद्दीन, उस पर 1 लाख रुपए का रिवार्ड घोषित किया गया गिरफ्तारी के लिए। उसका मूवमेंट हमारे थाना एरिया में है। इसको लेकर उन्होंने स्वाट प्रभारी राहुल सिसोदिया जी को इंटीमेट किया और हमारे एसओ बाबरी कुलदीप को इंटीमेट किया। उनकी पूरी टीम ने घेराबंदी किया और इसी बीच में रंगाना गांव का एक पोल्ट्री फार्म वहां करके रुक गया और वहां कोई प्लानिंग कर रहा था। उसी बीच में हमारी पुलिस टीम आ गई। पुलिस टीम को देख के इसने पुलिस पे जानलेवा फायरिंग की अपने साथ लिए हुए कार्बाइन और पिस्टल से, जिसमें अचानक हमारी फायरिंग में हमारा एक मुख्य आरक्षी स्वाट का हरविंदर गंभीर रूप से घायल हो गया, उसके पेट में गोली लगी है। अभी वो एडमिट है, जहां उसकी हालत ठीक है। उसके द्वारा की गई फायरिंग में हमारे एसएचओ झिझाना, राहुल सिसोदिया स्वाट प्रभारी और कुलदीप कुमार जो हमारे एसओ बाबरी है वो बाल बची, गोली उनके बीपी जैकेट में लगी। पुलिस भी आत्मरक्षात्मक फायरिंग की उसके ऊपर, जहां एक बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गए, बदमाश कराने में सफल हो गया। जो घायल बदमाश था उसका नाम फुरकान सनाफ फहमुद्दीन था। उसको तत्काल सीएससी ऊन ले जाया गया, जहां उसकी मृत्यु हुई इलाज के दौरान। जो अपराधी है उसके पास से मौके पर कार्बाइन बरामद हुई है और एक पिस्टल बरामद हुई है। इसके अलावा कारतूस बहुत सारे बरामद हुए हैं। उसके पास से एक बाइक बरामद हुई है जिसमें कोई नंबर प्लेट नहीं पड़ा हुआ है। एक बहुत ही कुख्यात अपराधी था, जनपद शामली से ही उसके लूट और पुलिस कार्रवाई में 307 में वांछित चल रहा था। 1 लाख रुपए का रिवार्ड घोषित किया गया था। भैया ये एक बहुत ही बड़ा कुख्यात बदमाश था। इसने 2014 में एक हमारे व्यापारी है विनोद भाई, उनकी सरेआम हत्या की थी और उसका बदला आज हमारे शामली कप्तान और शामली पुलिस द्वारा लिया गया है। और ये वही बदमाश था जब योगी जी किराना में आए थे तो अगले दिन अपनी जमानत छुड़वा के जेल चला गया था। इससे किराना के व्यापारी बहुत ज्यादा तंग थे और बहुत ज्यादा परेशान थे। शामली पुलिस ने वाकई ही तारीफ काबिल काम किया है, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। इसने और क्या क्या काम किए हुए थे? ये गैंगस्टर में भी था, इसने लूट में भी ये कई जगह वांछित रहा है। शामली जिले से 1 लाख का इनाम भी इस पे घोषित था। 30 से ज्यादा मुकदमे इसके ऊपर बताए गए हैं और किराना को शामली पुलिस ने इतना अच्छा माहौल दिया है इस बदमाश को खत्म करके। किराना की जनता शामली के कप्तान और योगी आदित्यनाथ का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती है। कैराना में हिंदुओं के पलायन का अपराधी ढेर कर दिया गया है। लोग योगी आदित्यनाथ सरकार का आभार जता रहे हैं और उत्सव सा माहौल है उन हिंदुओं में जिन्होंने वो दंश झेला था।
तो एक बार फिर से कैराना हिंदुओं के लिए बेहतर जगह बनता जा रहा है, क्योंकि इस प्रकार के अपराधी ढेर होते जा रहे हैं। पैनल में कौन कौन से लोग कनेक्ट हो गए हैं जान लीजिए, जिनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कनेक्ट हो गए हैं, कुमार विवेक पांडे जी, स्वागत है आपका पांडे जी। हमारे साथ डॉक्टर अविरल मलिक हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन। अविरल, आपका भी स्वागत है। बता दें कि मोहम्मद अकील खान हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर कनेक्ट है, उनसे भी हम बात करेंगे। अकील जी, आपका भी स्वागत है। और मुकेश हमारे संवाददाता कनेक्ट है, उनसे भी हम बात करेंगे। मुकेश, सबसे पहले आपसे अपडेट जानना चाहेंगे, झिंझाना के जंगलों में किस प्रकार का ये पूरा एनकाउंटर रहा जिसमें ढेर हो गया ये खूंखार अपराधी फुरकान, 1 लाख का इनामी। सर, मैं आपको बता दूं, ये कैराना से हिंदुओं को पलायन करने को मजबूर करने वाला फुरकान एनकाउंटर में ढेर हुआ है। इसका आतंक इतना था कि लोग बाग नाम से ही कांपते थे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में भी खौफ और दहशत का पर्याप्त था फुरकान। सपा सरकार के वक्त में पूरे पश्चिमी यूपी में फुरकान का था जलवा जलाल। 1 लाख का इनामी बदमाश था फुरकान, कोई आम अपराधी नहीं था। पिछले 23 वर्षों से कानून व्यवस्था के लिए खुली चुनौती बना हुआ था। शामली, सहारनपुर, आप हमारे साथ मुकेश बने रहिएगा, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ जो पैनलिस्ट उनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले कुमार विवेक पांडे जी, अखिलेश यादव जी का कार्यकाल था वो सर, जब शामली से हिंदुओं का पलायन हुआ। बड़े गंभीर आरोप आप लोगों के ऊपर लगते रहे, आप लोग इससे इनकार करते रहे, लेकिन अब हम तमाम आंकड़े भी देख रहे हैं और उन अपराधियों को भी हम देख रहे हैं जिनको यूपी पुलिस ढेर कर रही है, एनकाउंटर इनके हो रहे हैं, जिनकी वजह से हिंदुओं का पलायन हुआ था। अब आपकी प्रतिक्रिया हम जानना चाहेंगे 1 लाख के इनामी अपराधी फुरकान के एनकाउंटर पर। विवेक जी। आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मंच दिया, अवसर दिया और मुझे अपनी बातों को अनुमोदन के साथ अभिव्यक्त करने की अनुमति दी। और मैं आपके पूरे मंच के जितने भी पैनलिस्ट हैं सभी को नमस्कार करता हूं, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। और मैं चाहूंगा कि मेरी बात आने दीजिएगा, चूंकि इंटरप्ट मत करिएगा। उसके बाद मैं आपको पहले ही ये चीज स्पष्ट कर दूं सर, ओपनिंग रिमार्क में लंबा नहीं समय दे पाऊंगा, 30 सेकंड में ओपनिंग रिमार्क फिलहाल चाहूंगा, उसके बाद अगले राउंड में आपको अवसर दूंगा। बहरहाल ओपनिंग रिमार्क की अगर बात है तो डेफिनेटली आशीष जी, मैं यूपी पुलिस को बधाई दूंगा। अगर आतंक के किसी भी पर्याय को उत्तर प्रदेश पुलिस समाप्त करती है, जो कि अराजक है, जो कि असामाजिक है, तो बिल्कुल उत्तर प्रदेश पुलिस को उसकी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे तो लगता है कि इस ऑपरेशन में जो भी पुलिसकर्मी थे उन सभी को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देना चाहिए। इससे पुलिस का भी मनोबल बढ़ेगा और अपराधियों के विरुद्ध जो एक पुलिस की पुलिसिंग होती है उसको मजबूती और बल मिलेगा। ठीक है, ओके। पांडे जी आप प्लीज बने रहिएगा। हमारे साथ अविरल भी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। अविरल, किस प्रकार से इसे देखा जाए? क्या ये माना जाए कि एक बार फिर से यूपी पुलिस ने, योगी सरकार ने ये साबित किया है कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं बची है? और इस पूरे एनकाउंटर पर क्या प्रतिक्रिया? अविरल। बिल्कुल निश्चित रूप से किसी प्रकार से किसी अपराधी को नहीं बख्शा जाएगा, ना बख्शा जाना चाहिए। अगर कोई अपराधी है, क्रिमिनल है, तो उससे किस लिए बख्शा जाए? हमारा तो स्पष्ट मानना है सब पे कार्रवाई होनी चाहिए और डंके की चोट पे कार्रवाई होगी, खुलेआम कार्रवाई होगी, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। अगर कोई हार्डकोर क्रिमिनल है, अपराधी है, अपराधी मानसिकता का व्यक्ति है, हिंदुओं को या किसी प्रकार सनातनियों को एक तरीके से प्रताड़ित करने का कोई लक्ष्य के आधार पर जो लोग काम करते हैं, संगठित अपराध करते हैं, तो सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और सब पे कार्रवाई होगी। और जितने हत्यारे हैं, जितने क्रिमिनल हैं, जितने एक तरीके से भय फैलाने वाले लोग हैं समाज में, सबका जेल जाना निश्चित है या फिर कानूनी आधार पे जो भी आवश्यक कार्रवाई होनी चाहिए वो होनी निश्चित है। और किसी प्रकार से किसी को नहीं बख्शा जाएगा। इन्हें बाहर समाज में नहीं घूमने दिया जा सकता, ना घूमने दिया जाएगा, क्योंकि ये समाज के लिए खतरा है, ये राष्ट्र के लिए खतरा है, ये प्रदेश के लिए खतरा है। और प्रदेश में हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमारी जिम्मेदारी और जवाबदेही है इस चीज पे कि किसी प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं होना चाहिए। जनता ने हमें जिताया है, इसीलिए जिताया है कि लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो, और इस उम्मीद पे पूर्ण रूप से खरा उतरने का माननीय मुख्यमंत्री योगी जी कर रहे हैं और डंके चोट पे करते रहेंगे। ठीक है, अविरल हमारे साथ बने रहिएगा। मोहम्मद अकील खान जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर, उनसे भी हम बात करेंगे। अकील जी, रंगदारी, लूट, हत्या, ये तमाम अपराध करके जिसने हिंदुओं को शामली से, कैराना से पलायन करने को मजबूर किया, उसका काम तमाम कर दिया गया है। मुकीम काला पहले ही मारा जा चुका है और अब उसका जो मुख्य सरगना था 1 लाख का इनामी, जो कई लंबे समय से फरार चल रहा था, उसको भी एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। क्या प्रतिक्रिया है, किस प्रकार से सहानुभूति देंगे? नहीं, सबसे बड़ी आशीष भाई आपके सामने समस्या है कि हिंदुओं को मतलब जो है
प्रताड़ित करता था। और मैं आपके चैनल बड़े जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ कि ऐसे लोग न हिंदू के होते हैं न मुसलमान के होते हैं, सिर्फ उनको लूट हत्या अपहरण, क्योंकि उनको सिर्फ पैसा दिखता है। लेकिन आपका मामला ये है कि भाई आपको हिंदू मुसलमान करना है। मैं सिर्फ इतनी बात जानता हूं, आपके चैनल बड़े जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं कि जो आज उत्तर प्रदेश की पुलिस ने किया है या कल किया है, इसको 2017 में जब सरकार बनाई थी योगी जी, उस टाइम पे काम ये करना चाहिए था। लेकिन बहुत देर हुई, लेकिन ठीक है देर हुई, लेकिन ठीक काम हुआ जो भी हुआ पुलिस ने किया। ऐसे लोगों को इस जमीन पे रहने का हक नहीं है जो लूट हत्या अपहरण किसी की जान ले ले पैसे के लिए। ऐसे लोगों को समाज में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। और पुलिस प्रशासन ने जो किया है तो ऐसे लगता है कि 1 लाख रुपए का इनामी ये बदमाश था फुरकान, इसका जिसके साथ में जो पुलिस ने ठीक है मतलब अकील जी आपके हिसाब से जहां तक मैं आपकी बात समझ पाया कि भाई ये एक अपराधी था और अपराधी का एनकाउंटर हुआ, इसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन जब मैं कैराना की शामली की चीज़ों को याद करता हूं तो मैंने 7-8 साल पहले इस विषय पर एंकरिंग की थी और मुझे याद है कि किस प्रकार की क्या सिचुएशन हमने उस समय दिखाई थी। लेकिन अभी मैं आपसे समझना चाहूँगा, जो हुकुम सिंह जी ने एक लिस्ट जारी की थी 346 परिवारों की जिन्होंने पलायन किया, जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC है उनका जो आंकड़ा आया था कि 400 परिवारों ने पलायन किया। और ये जो परिवार थे वो मुसलमान नहीं थे, 346 में भी कोई मुसलमान नहीं था और ये 400 वाली सूची में भी कोई मुसलमान नहीं, सारे हिंदू थे जिन्होंने पलायन किया। इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? क्या ये सारे आंकड़े फर्जी हैं, झूठे हैं? अगर ये सिर्फ अपराधी था, सिर्फ हिंदुओं को टारगेट नहीं करता था, तो ये आंकड़े कैसे निकल कर सामने आए कि पूरा का पूरा कैराना खाली हुआ? ये तो आप अपनी स्क्रिप्ट के ऊपर बात कर रहे हैं। हुकुम सिंह जो है कोई छोटे मोटे नेता नहीं थे, कई बार मंत्री कई बार सांसद रहे। तो ये क्या कर रहे थे? अगर इस तरीके का सरकार समाजवादी पार्टी की थी उस समय अकील जी, सरकार समाजवादी पार्टी की थी अकील जी। मैं कह रहा हूँ समाजवादी पार्टी की सरकार हो, बहुजन समाज थाने की जमीन कब्जा कर ली जाती थी अकील जी उस समय। मैं कह रहा हूँ 2017 से अब तक इस इंसान का एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जमानत पर बाहर था। 2017 में जैसे ही योगी जी आए, इसने अपनी जमानत कैंसिल कराई, वापस जेल में चला गया। अब तक उसके क्यों नहीं मार गिराया? मैं वही कह रहा हूँ आपसे, अब तक ये दिल्ली के किसी मस्जिद में छिपा हुआ था अकील जी, बंदे को क्यों नहीं मार गिराया? दिल्ली के किसी मस्जिद में छिपा हुआ था। और जब इसको अब लगा कि अब सरकार उसके मन मुताबिक आ जाएगी तो वापस फील्डिंग सेट कर रहा था अपनी, मार दिया गया। 2009 से 2016-17 में उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार। 16 में कोई सरकार नहीं थी भारतीय जनता। चलो ठीक है अकील जी, हो गया, अब वो लंबी बातचीत आपसे हो जाएगी। मैं विवेक जी से बात करना चाहूंगा। ठीक है अकील जी, ओके, थैंक यू। आप प्लीज हमारे साथ बने रहिएगा, बाकी प्रतिक्रिया भी प्राप्त हम करना चाहेंगे, समय थोड़ा सीमित है। पांडे जी, फुरकान, मुकीम काला, इस प्रकार के तमाम बड़े बड़े गैंगस्टर, ये आरोप लगते रहे कि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में विशेष तौर पे 12 से 17 वाले अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री थे तब ये फले फूले और इन्हीं की वजह से बड़े पैमाने पर पलायन हुआ हिंदुओं का। इन तमाम आरोपों पर अब आपका जवाब? देखिए, मैं तो स्पष्ट रूप से एक बात कहता हूं, हमेशा कानून व्यवस्था किसी एक सरकार के लिए नहीं, कानून व्यवस्था इस देश के लिए, समाज के लिए कहीं ना कहीं निंदनीय व्यवस्था सोच की का घोतक है। और जो कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करेगा वो हर सरकार के लिए चुनौती है। मैं तो ये सवाल उठा रहा हूं कि 2019 में 100 से अधिक हिंदू परिवारों ने मेरठ के प्रहलाद नगर में पलायन की बाकायदा वो जारी किए थे। उस प्रकरण में किसी का एनकाउंटर मैंने अभी तक नहीं सुना है। आगरा में 40 हिंदू परिवारों ने मकान बेचना के पोस्टर लगा दिए थे, 2026 का प्रकरण है, अभी तक किसी का एनकाउंटर नहीं हुआ। अलीगढ़ 2025 में भी हिंदुओं ने नाराज होकर के पलायन के पोस्टर लगाए थे अपनी अनदेखी करते हुए, तो उसके बाद पुलिस बल को मामला स्थापित करके शांत कराया गया, लेकिन उसमें भी एनकाउंटर नहीं हुआ। मुरादाबाद में 2026 में संपत्ति बेचने के विरोध में पोस्टर लगे धार्मिक सामाजिक सुरक्षा को लेकर के, लेकिन उसमें भी अभी तक एनकाउंटर नहीं हुआ। आजमगढ़ में 40 हिंदू परिवार, आपने भी कवर किया था इस खबर को, मैंने देखा है आजमगढ़ में, आपके निष्पक्ष चैनल ने भी कवर किया था कि जो आजमगढ़ में 40 हिंदू परिवारों ने धार्मिक आयोजन में डीजे संगीत बजाने को लेकर के विवाद के बाद मकान बिकाऊ के पोस्टर लगाए थे, उसमें भी कोई एनकाउंटर नहीं हुआ। और सबसे बड़े आजकल एक संत बने हुए हैं बनारस में, ब्रजेश सिंह, उनके खिलाफ बाकायदा त्राही माम ब्रजेश सिंह से घर बचाओ के नारे लगे, लेकिन कोई कार्रवाई पुलिसिया नहीं हुई।
तो मैं तो कह रहा हूँ, मैंने इस कार्रवाई के लिए बधाई दिया है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मैं इस पर जवाब ले बीजेपी के लेता हूं, प्रवक्ता इस पर जवाब ले लेता हूं, मैं इस पर जवाब ले लेता हूं, मैं इस पर जवाब ले लेता हूं। लेकिन भूमवीर के पांडे जी, ये बात आ जाती है, जब एनकाउंटर की बात आती है तो सबसे पहले आपके नेता कहते हैं कि सारे एनकाउंटर फर्जी हो रहे हैं। गनीमत है कि आपने, गनीमत है, इस प्रकरण में तो हमारे नेता ने कोई बयान नहीं दिया। सुनिए ना सर, मैं वही कह रहा हूं, मैंने वही पे आ रहा था। गनीमत ये है कि आपने, आपके नेता ने फुरकान को ये नहीं कहा कि फर्जी एनकाउंटर, फेक एनकाउंटर, बड़ा नेक दिल इंसान था। ठीक है, गनीमत है कि इस पर आपने नहीं कहा क्योंकि 1 लाख का इनामी था। ठीक है सर, ओके, जवाब चाहूंगा। ब्रिजेश सिंह पे सवाल पूछ लीजिए, ब्रिजेश सिंह पे कार्रवाई होगी क्या? हाँ अविरल, जवाब। जी देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से इनके सवाल का जो विवेक जी कह रहे थे, देखिए विवेक जी, एक छोटा सवाल है मेरा, मैं उसी चीज को नोट डाउन अभी कर रहा था आपसे पूछने के लिए। सवाल ये है कि भाई हमारा ये मार्गदर्शन करिए। अखिल जी यहाँ जो मौजूद हैं ये कह रहे हैं कि भाई 2016 में बीजेपी की सरकार थी, तो जब 2016 में बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में आ चुकी थी तो ये 2017 में किसकी सरकार आई थी और चुनाव क्यों हुए थे 2017 में? तो कम से कम इन्हें इस चीज को मालूम करा दीजिए कि भाई 2016 में अखिलेश जी थे या योगी जी थे। और दूसरी चीज, अपना बयान दे रहे हैं, मैं पार्टी से हूँ, मैं ऐसा बयान थोड़ी दे सकता। नहीं, आप ही की सरकार थी, आपकी सरकार को बीजेपी की सरकार बता रहे हैं, आपकी सरकार को बीजेपी की सरकार बता रहे हैं। और दूसरी चीज, और रिकॉर्ड जो बातें नहीं, वो अविरल वो जो विवेक हर खबर को बताते हुए, हर मामले को बताते हुए एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं कि एनकाउंटर बांटते चलिए, उस पर जवाब। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से एनकाउंटर का और गिरफ्तारियों का, तमाम सारी चीज का, पुलिस पूर्ण रूप से गिरफ्तार करने के लिए और कोर्ट में एक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए जाती है कि भाई हम इसे गिरफ्तार करेंगे और कोर्ट प्रस्तुत करेंगे और कठोरतम सजा दिलाएंगे। जब वो सामने से फायरिंग करता है पुलिस टीम के ऊपर, और जब फायरिंग एक तरीके से अंधाधुंध की जाती है उनके द्वारा, उसके गुर्गों के द्वारा, उन लोगों के द्वारा, उस समूह के द्वारा संगठित तौर पे, तो क्या पुलिस वहां उसकी आरती उतारेगी, उस पर गोली चलाएगी, उससे जवाबी फायरिंग करेगी, या उसकी आरती उतारेगी कि भैया आप गोली चलाओ, हम मरने के लिए तैयार हैं, आपके सामने प्रस्तुत हैं? क्या ऐसे पुलिस के द्वारा किया जाएगा? पुलिस को सेल्फ डिफेंस का अधिकार है, उसके तहत पुलिस गोली चलाती है सेल्फ डिफेंस के लिए। उसमें अगर उसे कोई क्षति पहुंचती है तो तत्काल जिला अस्पताल लेके जाया जाता है, सरकारी हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। उसके आधार पे जो भी अग्रिम प्रक्रिया होती है उस आधार पे होती है, बिल्कुल स्पष्ट है। कोई घायल होता है तो उसे भर्ती कराया जाता है, ठीक होने के बाद उस पर एक तरीके से कानूनी प्रोसीडिंग जारी होती है, ये भी स्पष्ट है। दूसरी चीज, जो हमारी सरकार के ऊपर उलझुल आरोप लगाए जाते हैं, मैं समझता हूं पूर्ण रूप से बेबुनियाद है। क्राइम कंट्रोल करने के लिए कानूनी माध्यम से जो भी आवश्यक है वो किया जाना चाहिए, कानून के आधार पे। हमारा स्पष्ट मानना है, ये देश चलेगा तो संविधान के आधार पे चलेगा, प्रदेश चलेगा तो कानून के आधार पे चलेगा, कानून से बाहर नहीं चलेगा, और हिंदुओं का पलायन नहीं होने दिया जाएगा। ठीक है विवेक जी, ये बताइए, गारंटी देता हूं, ये जो आपकी सरकार के समय में पलायन नहीं होने देंगे, ये हमारी गारंटी है। ओके, आपकी सरकार के समय में ये जो पूरा कैराना खाली हुआ, जिसमें लंबी लंबी सूची आई, 400 परिवार, 346 परिवार छोड़ गए, वजह बताते हुए छोड़ गए, सरेआम हत्या की जाती थी, बीच चौराहे पे गोली मार दी जा रही थी। उस सिनेरियो को लेकर जब पहले सवाल पूछे जाते थे तो ये कहा जाता था भाई आर्थिक तंगी, रोजगार की वजह से पलायन हुआ, तमाम बातें हमने सुनी उस समय। कम से कम अब तो ये स्वीकार करेंगे कि ये एक सिचुएशन वहां पर क्रिएट की गई थी और इन्हीं अपराधियों की कानून व्यवस्था के फेल्योर की वजह से ही इस प्रकार के बदमाश, ये फुरकान, मुकीम काला टाइप के लोग बड़े पैमाने पर फलते फूलते रहे और इन्हीं की डर की वजह से लोग पलायन करने को मजबूर हुए थे। अब स्वीकार करने में दिक्कत क्या आ रही है विवेक जी? देखिए आशीष भाई, आपने मुझे मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अविरल भाई ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, क्योंकि अगले टर्न में आप फिर ले लीजिएगा। आपने जो सवाल पूछा, देखिए यूपी में माफिया नेक्सस हर सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती रही है। अब चाहे मुकीम काला के अंसारी से रिश्ते रहे हो, चाहे अतीक के ब्रिजेश सिंह से या मुन्ना बजरंगी से रिश्ते रहे हो, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, वो कानून का अपना जांच का विषय है। लेकिन जो कानून के जिम्मेदार अधिकारी रहे, जो आईजी, डीआईजी, एसपी, एसपी, डीएसपी आज बन करके रिटायर्ड होकर के जो अलग अलग पार्टियों में समाजवादी पार्टी से जो रिश्ते थे विवेक जी, रिश्ते तो भाजपा से भी हैं, ब्रिजेश सिंह के। अतीक को प्राइम पे जवाब ही नहीं दिया, अतीक को बीजेपी ने टिकट दिया, जवाब ही नहीं दिया। मंदिर कमेटी के लोग, मंदिर के पुजारी बताइए, उनसे अपनी संपत्ति बचाने की गुहार लगा रहे हैं, उस पे अविरल भाई एकदम साइड से निकल गए। मैंने तो सीधा सवाल पूछा कि एनकाउंटर कीजिए, हर माफिया का एनकाउंटर कीजिए, लेकिन पिक एंड चूज मत करिए। उत्तर प्रदेश में कोडिंग प्रकरण के माफिया जजों को प्रभावित करने पहुंच गए। मंदिरों पे कब्जा नहीं भाई, आप तो डिबेट ऐसे नहीं करते हैं, मेरी बात तो आ जाए। उत्तर प्रदेश में कोडिन माफिया जजों को प्रभावित करने पहुंच गए, जज को स्वयं को अलग करना पड़ा। ये काला अध्याय नहीं है क्या? ये लॉ एंड ऑर्डर मानते हैं क्या आप इसको? ये बेहतर लॉ एंड ऑर्डर का परिचय क्या कि 900 करोड़ का आरोप कैराना में पलायन हुआ था विवेक जी, इसको मानते हैं कि भी नहीं मानते हैं? किस बात को बताइए?
कैराना में पलायन हुआ था, ये मानते हैं कि ये खबर अभी भी आप इसका खंडन करेंगे? अगर प्रशासन ने बाकायदा आंकड़े जारी किए हैं तो आप कैसे नकार सकते हैं उस चीज को? मैं नहीं, हम टॉकिंग बिल्कुल। अबाउट न्यूज़ है, नहीं, आपका आप वर्जन मतलब पूछ रहा हूं। हम तो राजनीतिक दलों की दसियों बात साल कर से रहा हूं। कवर कर रहे हैं सर कैराना को। हाँ आशीष भाई, मैं आपका मतलब राजनीतिक दलों की ही बात कर रहा हूं। अगर प्रशासन ने आंकड़े जारी किए कैराना के, अगर प्रशासन ने योगी सरकार में जारी किए मेरठ के, अगर प्रशासन ने योगी सरकार में जारी किए आगरा के, चाहे वो आजमगढ़ के, मानना सभी को पड़ेगा। हम इसलिए नहीं उसको नकारेंगे कि हम समाजवादी पार्टी से, वो हमारी सरकार के समय एक घटना घटी, जो घटना घटी वो ऑन रिकॉर्ड है, तो उसको स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक, ओके। मेरे पास समय थोड़ा सीमित था आज। आप सभी जुड़े, बहुत आभार। अखिल जी थैंक यू सो मच। विवेक जी आपका भी बहुत आभार। अवरेल आपका भी बहुत आभार। जो सिचुएशन कैराना में थी उसको आप जब इतिहास के पन्ने पलटेंगे तब आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से 400-500 परिवार पूरा कैराना छोड़कर चले गए थे। वजह थी ये फुरकान, जिसको यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। और इस बात को कभी भी समाजवादी पार्टी की सरकार, उनके नेताओं ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन अब तथ्य भी सामने आ रहे हैं, अपराधी भी सामने आ रहे हैं और हर्षोल्लास का माहौल भी कैराना में दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये गैंगस्टर तमाम जो इस प्रकार के जिहादी थे इनका सफाया हो रहा है और हिंदू वापस बसना शुरू हुआ है कैराना में। इस चर्चा में इतना ही। मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।